आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार। जीवन जब मुश्किलों से घिर जाता है, कठिनाइयों में फंस जाता है और उलझने जब सुलझने का नाम नहीं लेती, तो उम्मीद का ही सहारा होता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी उम्मीदें बरकरार हैं। कोविड से बचने और स्वस्थ रहने की उम्मीद का ही दूसरा नाम है कोविड टीका। आप जहां भी हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर टीका जरूर लगवाएं। ये कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच की तरह है। आप कोविड महामारी के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर सिंह के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर सिंह, मीडिया में आ रही खबरों को समझने की कोशिश करें, या फिर सरकार भी इस पर कह चुकी है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ मामले देश में मिल रहे हैं। कई राज्यों में इसके मामले मिले हैं। अब लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या कोरोना का एक नया स्वरूप है? क्या इससे जो लोग संक्रमित होंगे उनके लक्षण अलग होंगे? क्या ये बहुत ज्यादा संक्रामक है और बहुत ज्यादा जानलेवा भी? क्या कहेंगे आप? जी, ये बात सही है कि आज की डेट तक लगभग 40 ऐसे केसेस हैं जो भारत से रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले सप्ताह ये नंबर केवल 7 था जी, और 6 दिन के अंदर ये 40 हो गया है। तो ये बात तो रही नंबर की, लेकिन ये नंबर बढ़ रहा है। जहां तक आपका प्रश्न है कि ये क्या ये ज्यादा घातक है, ज्यादा संक्रामक है, इस पर अभी शोध चल रहा है और अभी डाटा उतना नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है अनुभव से और जो उसकी संरचना है वायरस की, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये अगर ज्यादा नहीं तो कम घातक तो नहीं होगा जी। और जो सबसे जो अब तक जो देखने में मिला है वो 2 चीजें मिली हैं जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। बिल्कुल। एक तो ये कि एक नई दवाई आई है जो शायद श्रोताओं को पता होगा, हमारे पुराने जो ट्रंप साहब थे अमेरिका के, उन्होंने भी लगवाई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं उसको जी। तो उससे जब अर्ली स्टेज में दे दी जाए तो मरीज को लगभग 12-24 घंटे में ही फर्क पड़ जाता है। तो वो दवाई इस वायरस पे काम नहीं कर रही है। ये यूनाइटेड किंगडम या जो हमारे जो ब्रिटेन के लोगों ने रिसर्च करके शोध करके उसमें देखा है जी। दूसरी चीज उसी से मिली जुली ये भी थ्योरेटिकल संभावना जाहिर की जा रही है कि शायद जो हमारी एंटीबॉडी चाहे वैक्सीन के द्वारा जनित हो रही हूं या फिर हमारी जो नेचुरल स्वाभाविक इन्फेक्शन जिनको हुआ हो, तो जिनकी वजह से जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता जो पैदा हो जाती है, शायद वो भी इस पर काम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी जितना कि ओरिजिनल वायरस के ऊपर करती थी। तो ये डेफिनेटली चिंता की विषय है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 6 दिन के अंदर 7 केस से 40 हो गए हैं और सीक्वेंसिंग हो रही है, डाटा आ रहा है। सीक्वेंसिंग जितनी दूसरे देशों में, जिसको विकसित देश कहते हैं, उनमें जितनी तादाद से हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन जितनी भी सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें रेवलेशंस हो रहे हैं। ये पता चल रहा है हमें कि ये बहुत फास्ट तरीके से, जैसे डेल्टा पहले फैला था उसी तरह से डेल्टा प्लस भी फैल रहा है। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और उसके लिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सावधानी जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं वो ना छोड़ें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर फिर से कोविड वैक्सीन का रोल बेहद अहम हो जाता है। सरकार कई माध्यमों से ये कह रही है कि आप टीका लगाएं,
21 जून से विश्व योग दिवस के दिन से ही भारत में एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसमें निःशुल्क लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं और 2 दिनों में नए कीर्तिमान भी बने हैं आंकड़ों के नजरिए से देखें तो। लेकिन जो एक समस्या आ रही है वो ग्रामीण इलाकों से आ रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में अब भी लोग कोरोना टीका को लेकर हिचकिचाहट में हैं। उन्हें लग रहा है कि टीका लगवाने से कुछ और गंभीर बीमारी हो जाएगी, मैं स्वस्थ हूं तो क्यों टीका लगवाऊं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का आपका अनुभव क्या कह रहा है और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? जी, आपके माध्यम से, और मैं चाहे एनडीटीवी हो या जो मध्य प्रदेश के जितने चैनल्स हों उन पर भी हम बार बार ये कहते आए हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं जी, वो रूरल ग्रामीण इलाकों में उतनी अच्छी क्या, काफी बुरी दुर्दशा है उनकी। तो इसलिए जैसा कि हमने अप्रैल और मई के महीनों में भी देखा, हमने तभी भी आगाह किया था कि अगर ये रूरल एरिया में चला जाएगा, ग्रामीण इलाकों में वायरस का प्रकोप चला गया, तो ये डेफिनेटली काफी खतरनाक और घातक होगा। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। दूसरी चीज ये कि लोगों में, जैसा कि आपने स्वयं बताया, कि लोगों में जागरूकता नहीं है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जांच भी नहीं करवा रहे हैं जी। तो ये देखने में आया कि अगर हम डाटा उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि जितने भी वैक्सीनेशन लगे हों, वैक्सीन डोज लगी हैं, उनमें लगभग 70% वैक्सीन अर्बन एरिया में लगी है, मेजर सिटीज में। बड़ी मुश्किल से 25 से 30% वैक्सीन हमारे रूरल एरियाज में लगी हैं, और वो भी जो 21 तारीख को जिस तरह से अभियान के रूप में हुआ, तब काफी रूरल एरिया में लग गई। बट अगर उससे पहले का मैं डाटा अगर बताऊं, 20 तारीख का बताऊं, तो लगभग 80-20 का था। 80% शहरों में और 20% केवल ग्रामीण इलाकों में। इसका परिणाम ये होगा कि जो 20% में वैक्सीन लगी है और 80% अनवैक्सीनेटेड हैं, तो ये जो 80% अनवैक्सीनेटेड लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उनमें कोई भी वायरस हो, चाहे डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो, उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा और बहुत भयावह हो सकता है। और उसके ऊपर से एक तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा और दूसरा उसके ऊपर से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो ये एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है, और हम आपके माध्यम से यही श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 80-20 का जो रेशो है, इसको 50-50 हो जाए। बिकॉज हमारी अगर देखा जाए तो शहरों के कंपैरिजन में गांव में जनता हमारी 70% रहती है, शहरों में 30% है। तो ये अभी उल्टा है वैक्सीनेशन का, और ये बिल्कुल इसको हमको उलटना होगा, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में 70% वैक्सीन लग जाए और शहरी इलाके में 30% जो कि हैं। और तभी इसके लिए हमको लगभग 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। हम जानते हैं कि 21 तारीख को जिस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बहुत सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बना, ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन उसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन भी करना चाहूंगा कि एक दिन के इस अभियान से खुश होने की, मैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खुश होने की जरूरत है जी। बिकॉज जितने अगर 2-3 करोड़ एक दिन में लग गए, तो उसके बाद हमको यही इसी स्पीड से, इसी अभियान के माध्यम से और तौर से लगातार हमको लगभग 100 दिन वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, जिससे कि लगभग 90 करोड़ लोग वैक्सीनेट विद इन 3 महीने के अंदर हो जाए। नहीं तो हमारी तीसरी वेव हम डेफिनेटली उसको झेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से लोगों तक एक और सूचना पहुंच रही है कि कोरोना टीका लगवाने के बाद के जो 3 दिन होते हैं वो बेहद अहम होते हैं और उसमें बहुत खास तरह की सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो रुबेला की होती है या मम्स की होती है या इवन टिटनेस टॉक्सॉइड लगवाया जाता है जब खरोंच लग जाती है, तो उसमें जितनी भी वैक्सीन जो बाहर से लगती है वो दवाई का काम करती है, लेकिन ये दवाई थोड़ा सा डिफरेंट होती है जी।
क्योंकि इसमें कोई एक पदार्थ होता है जो कि इन्फेक्शन संक्रामक करने वाली चीज का ही अंग होता है। तो जब हम उसको डालते हैं शरीर के अंदर तो हमारा शरीर उसमें रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट, और जब रिएक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम के जो लक्षण होते हैं और जो वो एक उसमें तूफान आता है, तो उस तूफान की वजह से लोकल जहां पर इंजेक्शन लगता है नेचुरली वहां ज्यादा होगा। तो जहां इंजेक्शन लगा है, कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे ये कोरोना की वैक्सीन हो या दूसरी वैक्सीन हो, तो वहां थोड़ा सा लाल रंग हो सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, और ये अच्छी सिम्टम होते हैं। अगर आपको सूजिश आ रही है और अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इंजेक्शन सही था और वो आपको वैक्सीन काम कर रही है। कुछ कुछ लोगों में देखा गया है कि ये तो बहुत माइल्ड है जिसके लिए क्रोसिन ली जा सकती है, और कुछ लोगों में देखा गया है कि हेडेक हो जाता है, कुछ लोगों में देखा है कुछ एलर्जिक रिएक्शन छोटे मोटे हो जाते हैं। देखा गया कुछ लोगों में बहुत दिन तक, कुछ हमारे खुद के मरीज या जो हमारे स्टाफ थे, हमने देखा है कुछ में भूख ज्यादा लगने लगी कुछ लोगों को। तो इस तरह की चीजें भी देखने में आई, लेकिन ये सब इस तरह के जिसको हम साइड इफेक्ट कहें तो वो इतने माइल्ड या अननोटिसेबल होते हैं कि जिसमें कोई किसी को जान को खतरा नहीं है। जहां तक आपका सवाल था कि 3 दिन के लिए बहुत प्रिकॉशन रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। ये सोशल मीडिया का एक भ्रामक, इसको मैं कह सकता हूँ। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि वो अल्कोहल का कंजम्पशन लगभग 6-7 दिन तक ना करें, बिकॉज हमारी उस समय इम्यूनिटी, हमारा जो वैक्सीन लगी होती है वो इम्यूनिटी बढ़ा रही होती है, और जो मदिरा होती है वो हमारी इम्यूनिटी घटाती है, तो वो शायद वैक्सीन उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। इसी तरह से कुछ लोगों को, हम लोग बहुत सारे मरीज हमसे क्वेश्चन करते हैं कि कुछ लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है या दूसरी जो बीमारियां होती हैं, हम उसमें स्टेरॉइड दे रहे होते हैं। तो उन मरीजों में किस तरह से वैक्सीन देनी है, तो हमारी उनके लिए एडवाइस ये होती है कि अगर बहुत सीरियस नहीं है और मेंटेनेंस डोज पे चल रहे हैं वो लोग, तो 7 दिन के लिए अपना स्टेरॉइड डोज जो है उसको बंद कर दें और 7 दिन पहले वैक्सीन से और 7 दिन बाद तक, तो 15 दिन में वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो उस तरह से, लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जैसे उनको 6-7 दिन में ही लोगों को एफ्थस अल्सर वगैरह आ जाते हैं, तो उनके लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि पहले बंद ना करें, लेकिन 7 दिन के बाद 7 दिन तक बंद रखें, जिससे हमारी जो T सेल होती है, इम्यून सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो डेवलप एटलीस्ट हो जाए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें सच्चाई है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन रखना है। आप काम पे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम तो ये कहेंगे कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो भी है आपकी, नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं, खाना कोई भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, और कोई परहेज की जरूरत नहीं। डॉक्टर सिंह, एक मेडिकल जर्नल में एक खबर छपी है और वो ये बताती है कि जिन युवाओं को कोरोना संक्रमण हुआ उनमें से 67% मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं डिप्रेशन की समस्या है, कहीं चिड़चिड़ाहट है, वो ठीक ढंग से अपनी कार्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे निकले इस समस्या से देश का युवा जो कोरोना संक्रमित हो चुका है? देखिए, ये बिल्कुल आपका असेसमेंट है, और मैं इसमें हम सब लोग, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर हो या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो, हम लोग सारे लोग मिलकर लगभग एवरी सप्ताह या 15 दिन बाद कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और उसमें बहुत सारी हम गाइडलाइंस तय कर रहे हैं जिस तरह से केसेज आ रहे हैं। और उन्हीं मीटिंग के दरमियान ये हमको भी पता चला है, और सारे देश में हम इसी चीज को भारत सरकार बता रही है सारे डॉक्टर्स को, कि जैसा आपने बताया ये बिल्कुल सत्य है कि लोगों में कोरोना के टाइम में जिनके फैमिली मेंबर्स या उनके दोस्त या जो खुद इन्फेक्ट हुए, उनमें साइकोलॉजिकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आए हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों में। कुछ लोगों का तो इसलिए भी स्ट्रेस है कि वो अपने फैमिली मेंबर को लास्ट में जो फॉर्मेलिटी जो करनी होती है वो नहीं कर पाए, उनको सही तरह से दफना नहीं पाए। कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे हो गया तो मैं मर नहीं जाऊं, मुझे कितना सीरियस हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। कुछ को ये लग रहा है कि अगर मुझे हो गया तो क्या हुआ, तो पहले से ही डरे हुए हैं।
तो इस तरह से जो जब इन्फेक्शन हो जाता है और जब ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इस दरमियान जो एक ह्यूज नंबर, इसको हम कहेंगे बहुत बड़ा नंबर ऐसा था कि जिन लोगों को जब ऑक्सीजन की क्राइसिस थी तो हर इंसान को ये लग रहा था कि मैं शायद बच के हॉस्पिटल से नहीं जाऊंगा। तो वो जो स्ट्रेस है वो युवाओं में ही नहीं बाकी लोगों में भी है, एक्सेप्ट जो बहुत बुजुर्ग हैं उनका तो उनको लगता है कभी कभी, लेकिन जिंदगी एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूं कि जिंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों में फिर भी थोड़ा सा कंसोलेशन होता है कि ठीक है हमने जिंदगी जी ली। युवाओं में थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है। मैं 67% वाला इस डाटा को, एक डाटा है तो मैं उस पर स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूंगा, बट ये फैक्ट है कि ऐसा हो रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने और जो चिकित्सा महानिदेशक हैं दिल्ली में, तो उन्होंने पोस्ट कोविड क्लिनिक हर हॉस्पिटल में चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें पोस्ट कोविड, जिसमें मीन्स कोविड जिनको हो गया है उसके बाद क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसा कि एक आपने बताया मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को जिनको कोरोना हो चुका है, मानसिक तनाव तो फैमिली मेंबर्स को भी हो रहा है और खुद जिनको हुआ है उनको हो रहा है, जिनको वैक्सीन लगी उनको भी हो रहा है। लेकिन जो दूसरा हो रहा है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उनको हो रहा है जिनको या तो वैक्सीन लगी है या फिर जिनको कोरोना हुआ है। कोरोना जिनको हुआ है उनमें बहुत ज्यादा लोगों में ये तकलीफ है, और हम सबको इसीलिए एडवाइज करते हैं कि कोरोना हो जाने के बाद भी वो लगभग 1 महीने तक संयम रखें, बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना करें और कोई हैवी एक्सरसाइज ना करें। जहां तक वैक्सीन में सवाल है, ये केवल स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन हार्ट का केवल जो 1 लाख में से 1 मरीज को कोविशील्ड लगी थी तो उनमें थ्रोम्बस कुछ बने थे, लेकिन इंडिया में इसका नंबर बहुत कम है। और वैसे भी 1 लाख में से एक आदमी को हो रहा है, तो वो एक बहुत निग्लिजिबल नंबर है। मैं नहीं मानता कि वैक्सीन की वजह से किसी को हार्ट अटैक या हार्ट के कोई एलिमेंट्स हो रहे हैं, वो स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहली कॉलर जुड़ गई हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। स्वागत है रिंकी जी आपका। स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर मेम सर कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी नमस्कार रिंकी जी, क्योंकि सर आज आपका प्रोग्राम नहीं सुने, आपके यहाँ से कमेंट्री दी जा रही हो ना उसका क्रिकेट मैच का। जी। तो सर मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी पूछे। सर जैसे अभी सर बोल रहे थे कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि जो साइड इफेक्ट होता है ये वैक्सीन का नहीं होता है, मतलब सर लोग भी बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग भी। तो सर हम मान लेते कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरी एक नानी थी, मतलब मेरी खुद की नानी, उनको वैक्सीन लगा था, उनकी तीसरे दिन ही डेथ हो गई थी। तो सर हम कैसे मान लें कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है? क्या इस पे क्या राय देंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर सिंह। उसमें ऐसा है कि इस तरह के केसेस नोट में किए गए हैं, लेकिन उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस जब होती है और हार्ट की अगर उनको कोई एलिमेंट पहले से है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी उनको इतना डर लग जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई स्कूटर से गिरा और उसको हार्ट अटैक पड़ गया तो उसकी डेथ हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें देखा गया कि उनकी स्ट्रेस की वजह से उनको दर्द हुआ और उनको लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हो जाता है। अगर कोविशील्ड है तो कोविशील्ड में 1 लाख, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1 लाख में से 1 मरीज को इस तरह के डाटा देखा गया है, तो कोविशील्ड अगर लगी थी तो उसमें हो सकता है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, उसके हार्ट की और वेन्स की और आर्टरी की जब तक एनालिसिस नहीं की जाती, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बाकी क्या वो कोरोना की वजह से हुई थी, क्या सडन हार्ट अटैक नहीं हुआ था। कुछ लोगों में एरिथमिया, जो हार्ट का जो रेट होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी देखने वाली बात है। क्या आपकी नानी पहले से बिल्कुल हेल्दी थी, क्या उनकी कोई जांचें हार्ट की या ईसीजी वगैरह हुआ था, ये सब चीजें होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पिन पॉइंट करना कि क्या वैक्सीन की वजह से हुआ था। कई सारे ऐसे केसेज हैं वो देखने में आए हैं कि लगता ऐसा है कि वैक्सीन से हुए हैं, बट जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से डेथ हुई हो। जी बिल्कुल। हरियाणा के करनाल से संजीव कुमार जी जुड़ गए हैं। संजीव जी स्वागत है आपका। तकनीकी कारणों से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर सिंह, जैसा कि आप बता रहे थे कि वैक्सीन का ऐसा दुष्प्रभाव बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया है, जैसा कि हमारी कॉलर रिंकी जी ने भी सवाल किया, इस तरह के भ्रम के कारण ही क्या आपको लगता है कि टीकाकरण अभियान को गति नहीं मिल पा रही है जो अपेक्षा सरकार रखती थी?
बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% ट्रुथ है। एंड खास तौर से जो हमारे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जिन लोगों ने नहीं की है, जो स्कूल में नहीं गए हैं जी, उन लोगों में बहुत ज्यादा है। हम यहाँ कुछ मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल हम लोगों के सामने हैं। उनमें उन्होंने आशा वर्कर जब गई तो उनको पिटाई कर दी, मारा भी, और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये इससे मर जाते हैं। कुछ हम लोगों को ऐसे विजुअल्स भी मिले हैं जिसमें कि वो छुप जाते हैं, जैसे इस तरह से आप लोग में तो कोई नहीं होगा, बट चेचक के जमाने में भी ऐसा होता था। जी, तो उस टाइम पे जैसे होता था, वैक्सीन का समहाउ इंजेक्शन से बहुत सारे लोगों को, गांव के लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जी, बहुत सारी बीमारियों में भी गांव के लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। वो कहते हैं कि गोली दे दीजिए, इलाज के लिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाएं। उनको बहुत फोबिया होता है। जी, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा रीजन, और खासतौर से अनपढ़ता और अनभिज्ञता, ये जो मेजर कारण है जिसकी वजह से। और एक आदमी गांव में तो ये कहावतें भी होती हैं कि एक आदमी ने कह दिया तो वो सारे 24 गांव में 1 मिनट में चीज घूम जाती है। जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से, जिसको हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं या डिफरेंट नाम दे देते हैं उसको। बट वास्तविकता यही है कि बहुत सारे भ्रम जो फैलते हैं उसकी वजह से लोगों में ये वैक्सीन हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं या नहीं उस तरह से लगा पा रहे जितनी की लगनी चाहिए। जी, बिल्कुल। गाजियाबाद से यामीन जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद। जी, पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो वैक्सीन आजकल लग रही है 18+ 45, मतलब ऐसे 60 वर्ष, ये सब अलग अलग वैक्सीन है क्या एक ही है? मैं ये जानना चाह रहा था। जी, डॉक्टर सिंह। थोड़ा विस्तार से देखिए यामीन जी, ये वैक्सीन एक ही है। पहले ऐसा था कि पहले 45 से ऊपर वालों को 3 फेज में लगी। पहले लगी थी कि 60 साल वाले लोग हैं। जी, डॉक्टर सिंह। जी, जी, तो पहले ये था कि 60 साल वालों को लगी थी और हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगी थी। फिर हमारे वॉरियर्स थे उनको लगी, फिर 60 साल से ऊपर वालों को लगी, फिर 45 जो 45 साल से ऊपर वाले विद कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं उनको लगी, फिर 45 विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी लगी। और उसके बाद फिर ये जो 21 मई से ये जो शुरू किया, 21 अप्रैल से शुरू किया, उनमें जो कोई भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हों और उनमें शुरू हुई है। तो वो वैक्सीन एक ही है, मीन्स 2 वैक्सीन आइदर ऑफ दी कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि 60 साल वाले के लिए दूसरी या 18 साल वाले के लिए दूसरी, ऐसा नहीं है। जी, बिल्कुल। वैक्सीन एक ही है और अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग तारीखों से सरकार ने ये शुरू किया है। अब ये निःशुल्क उपलब्ध है। आप बिना किसी संकोच के अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं या फिर कोविन ऐप से अपना स्लॉट बुक करें और टीका जरूर लें। हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, नमस्ते। जैसे कि समाज में भ्रांतियां हैं, कहीं किसी से बात करते हैं जो ओपोजिशन वाले होते हैं, दूसरे लोग जो नेगेटिव माइंड के होते हैं, वो एक दूसरे को यही भ्रम में कहते हैं कि 2-3 साल बाद हम सब लोग मर जाएंगे, ये वैक्सीन लगा लेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए डॉक्टर साहब? इनका लिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट है, कोई टीका है? और दूसरा बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम अपनी पहला टीका और दूसरा टीके को आप बूस्टर डोज बोलते हैं, तो इसकी दूसरे डोज की जो मियाद जो है, इसके बाद हमें फिर रिपीट हमें कब इसका टीका लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको मालूम है तीसरी वेव चौथी वेव आप बता रहे हैं। क्या आप जो आधे ml का जो इंजेक्शन लग रहा है फर्स्ट, दूसरा आधा लग रहा है, इसको हम पूरी डोज बता रहे हैं, क्या आप इसको एक डोज पहले ही में क्यों नहीं पूरा कर सकते? क्योंकि तीसरी लहर आने से हमें बचाने के लिए कंटिन्यू इसकी जो पल्स पोलियो का जो इतना इलाज हुआ, कंट्रोल हो गया, ऐसे इसके लिए भी आगे क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रही है? जी, डॉक्टर सिंह, ये जानना चाह रहे हैं कि धर्मवीर जी बहुत हाईली, मतलब इस तरह के हमारे श्रोता अगर हो जाएं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, देश में बहुत अच्छा ये सिग्नल है। थैंक यू धर्मवीर जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए। जी, देखिए, जो आपका ये जो भ्रम है, ये एक फेक, जिसको कहते हैं फेक पोस्ट आई, जो एक जिन्होंने HIV की डिस्कवरी की थी, जी, लुक मोंटियर नाम है उनका, साइंटिस्ट हैं,
फ्रांस के जी। उनके नाम से एक फेक पोस्ट आई, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा आया कि 2 साल के बाद सब मर जाएंगे जी। और बाद में डॉक्टर लुक मॉन्टियर ने खुद इस बात को कहा कि ये मैंने पोस्ट नहीं डाली है, ये मेरे नाम से किसी ने, बिकॉज वो उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनके नाम से किसी ने फ्रॉड आईडी करके और उनके नाम से पोस्ट डाली थी। लेकिन वो दुर्भाग्य से इतनी जल्दी, बिकॉज वो नोबेल प्राइज विनर थे, तो इसलिए इतनी जल्दी वो पोस्ट दुनिया में घूम गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति आई। तो बिल्कुल वो दिमाग से निकाल दें, वो बिल्कुल ना तो एक्चुअल जिन्होंने जिस डॉक्टर के नाम से वो चल रही है वो उनके नाम से नहीं है, वो फ्रॉड है, उन्होंने डिस्क्लेम भी कर दिया। तो अगर फैक्ट चेक पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा कि वो लुक मॉन्टियर की पोस्ट नहीं है उनके, लेकिन नाम से चल रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, फेक पोस्ट बहुत सारी आती रहती है सोशल मीडिया का, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। डॉक्टर सिंह, इनका दूसरा जो सवाल था कि 2 डोज के बाद क्या बूस्टर डोज की जरूरत होगी? जी, मैं आ रहा हूं। तो मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग ये सोशल मीडिया में कई बार दुर्भाग्य से इस तरह की चीजें बहुत फास्ट स्पीड से चल जाती हैं, तो ये बिल्कुल निराधार है। दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो आपने कहा कि आधी इंजेक्शन पहले और आधा इंजेक्शन, ये एक्चुअली आधा नहीं है, एक डोज है जो प्राइम करते हमारे इम्यून सिस्टम को। मैं आम भाषा में कहूंगा तो ये कहेंगे कि दुश्मन बॉर्डर पे आया तो उसने पहले आप उसको सजग कर देते हैं कि देखिए बॉर्डर पे आप तैयार हो जाइए, हमको खतरा है जी। तो आप सारी बॉर्डर पे लगा देते हैं, सारी सेना लगा देते हैं जी। और फिर बाद में अटैक दोबारा से होता है या नहीं भी होता है तो फिर उसको अटैक करने के लिए कहते हैं कि अब हो जाइए तैयार, अब गोली चलानी है हमको। तो उसी तरह से पहले ही जो वैक्सीन लगाते हैं, जिसको आप आधी कह रहे हैं, एक्चुअली आधी नहीं होती वो उसको ही एक ही डोज माना जाता है। तो वो उसको जब लगाते हैं तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी जब लगाते हैं तो उसके बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। तो पहली में एंटीबॉडी बहुत कम बनती है, वहां पर जो मशीनरी है वो मशीनरी फंक्शनल हो जाती है और उसके बाद फिर प्रोडक्शन शुरू होता है, दूसरी में प्रोडक्शन शुरू होता है। तो आप इस तरह से मान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपका तीसरी लहर और चौथी लहर, उसके लिए बिल्कुल सही है कि डेफिनेटली एक जो आपने कहा था कि एक ही बार में क्यों नहीं लगा दे पोलियो की तरह, वो नहीं हो सकता, तो मैंने उसका जवाब दे दिया आपको जी। और जहां तक तीसरी लहर का सवाल है कि तीसरी लहर, देखिए सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं और जो गैप है गवर्नमेंट के पास, पहले नहीं थी दवाई तो पहले 3 महीने से 4 महीने कर दी और मुझे लगता है कि गाइडलाइन दोबारा चेंज हो जाएंगे। 3 महीने बाद जो दूसरी डोज लगेगी तो उसके बाद हम लोग तीसरी वेव से हम बच सकते हैं, मेरा मानना यही है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, अगर हमारा वैक्सीनेशन चलता रहा तो हम शायद तीसरी वैक्सीन से बच सकते हैं। अदरवाइज हमको डेफिनेटली पता है, अगर हम लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, और जैसा आपने धर्मवीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई चिंता नहीं है किसी को, तो अगर ऐसा ही रहा तो तीसरी वेव डेफिनेटली आएगी और बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। जी, तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है और जो सरकार समय समय पर आपको आगाह करती है, जो कोरोना के नियमों के बारे में आपको बताती है, उसका जरूर पालन करें, तभी कोरोना की तीसरी लहर को टाला जा सकता है। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे और चर्चा की जा सके, चलते चलते बहुत संक्षेप में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? जी, पहले तो आप सब लोगों को, श्रोताओं को जो सुन रहे हैं उनको सबको धन्यवाद। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर तीसरी लहर को हमको रोकना है, जो हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरी लहर से बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे और वो दोबारा उस तरह से हमको परेशान ना करे तीसरी लहर, उसके लिए मल्टी प्रोंग्ड करना पड़ेगा। आपको मास्क पहन के रखना, जब भी घर से बाहर निकलें कृपया मास्क मुंह और नाक दोनों पे लगाएं, अपनी हैंड हाइजीन रखें और कृपया भीड़ को अवॉइड करें। और तीसरी चीज, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, तीन डॉक्टर चीजों को 1, 2, 3 तीनों चीजें याद रखिए तो आप इन नियमों का पालन करके कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। अब समय नहीं है। डॉक्टर सिंह, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर सिंह कह रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जहां भी जाएं मास्क लगाएं, हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और कोरोना संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।